हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतने सारे कमेंट्स यार, भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, भैया ट्रिग्नोमेट्री में ही दिक्कत आ रही है, भैया 3 नंबर के सवाल, भैया 5 नंबर के सवाल, भैया बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, मजे आ जाएंगे। इतने सारे कमेंट्स के बाद मैंने कहा ठीक है भैया, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी रिसेंटली यार मेरा एक गली में एक था दोस्त, तो वो 10th में है, उसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। मतलब उसका रिएक्शन कुछ इस तरह था, तो उसका इस रिएक्शन को देख के मैंने सोचा हाँ यार मैं अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तुम फोड़ दोगे। ठीक है, लिटरली फोड़ दोगे ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस, जो आपकी क्लास में सबसे अच्छा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, उससे भी ऊपर फोड़ दोगे। ठीक है, और आपके जो मतलब कोचिंग में है ना, कोई ट्यूशन जाते होगे या स्कूल में किस तरह से पढ़ाई गई होगी, स्कूल में इस तरह से पढ़ाई गई होगी कि एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी उठाने के बाद एग्जांपल करवाए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाए, फिर एग्जांपल एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, साइड में रख दी। इसीलिए तो तुम्हें नहीं आती यार ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें कोई और सवाल दे दो, दिक्कत यही आती है तुम्हारे साथ कि तुम्हें कोई और सवाल दे दो, तुम्हें कोई बाहर से सवाल दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है भैया इसमें ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने, है ना। तो ये दिक्कत जब आती है जब तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक को कंसंट्रेट करते हो, उसके सवाल को रट लेते हो। ठीक है ना, तो मैं इस तरह से नहीं करवा रहा, मैं एक नोट्स बनवाऊंगा आपके। ठीक है, वो क्रैश कोर्स के ही नोट्स हैं, तो उस तरह से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको अगर मैं एक सवाल करवा दिया ना, तो उसके अगर तुम्हें सामने 100 सवाल कर देना, उस कॉन्सेप्ट के 100 सवाल, 150 सवाल, 1000 सवाल आ जाएं, तुम आराम से सवाल को कर दोगे। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इस क्रैश कोर्स को डिजाइन करा है। तो इसकी मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा पहले ये बता दूं। मैं क्या कर रखा है कि जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा 3 लेक्चर में मैक्सिमम खत्म कर दूंगा आराम से। तो जो लेक्चर है, लेक्चर वाइज मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। ठीक है, जब आप इससे पढ़ रहे हो उस पीडीएफ को साथ में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखे हैं, वो उस पीडीएफ में है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस टाइम ये नहीं है कि आप उठाओ आप नोट्स लिखने बैठ गए। ठीक है ना, आपको नोट्स बना के मैंने दे रखे हैं, उस नोट्स को डाउनलोड करो, साथ में ले लो, या तो किसी और डिवाइस में ले लो या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और वो आपके साथ में होना चाहिए जब आप मेरे से यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात थी और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी से खत्म कर देता हूं। जो थोड़ा सा शुरू का थ्योरी का पार्ट होता है वो पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ट्राई मतलब हो गया आपका 3, ठीक है, गॉन मतलब आ गया आपका साइड्स, और जो मेट्री है, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सब मैंने नोट्स में लिख रखा है, सब लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, सब नोट्स में है, आप नोट्स को साथ में रखो, दिखता रहेगा उसमें। ठीक है ना, ये मेरे सामने भी है लैपटॉप में। तो 3 साइड का मेजरमेंट, इसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब 3 साइड कहां पे होती हैं, 3 साइड होती है ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच का जो कुछ रिलेशनशिप है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना सा है ये चैप्टर। ठीक है ना, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है चैप्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को स्टडी करेंगे। अब ट्राइंगल भी किस तरह का, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी बताता हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का आपके जो है सिलेबस में 2 चैप्टर है, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे खत्म करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सम एप्लीकेशन तो यूं हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, उसमें कुछ नोट्स में k3b लिखा होगा ऐसे। ठीक है ना, k3b, k3b का मतलब है कुछ काम की बात। ठीक है, के कुछ 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 काम की, तो 3 के आ गए और बात, तो k3b बन गया वो। ठीक है ना, तो k3b क्या है, देखो एक तरह से जैसे अंग्रेज लिखते हैं नोट। ठीक है ना, तो हम नोट नहीं लिख रहे, नोट लिखते हैं ना कि कुछ पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको नोट लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं k3b। ठीक है ना, कुछ काम की बात। यार थोड़ा सा ना शोर आएगा, ये मैं हॉस्टल में बनाता हूँ वीडियोस, तो आसपास के बच्चे करते रहते शोर, उसको थोड़ा निगलेक्ट करना। वैसे माइक लगा रखा है, क्या पता हट जाए। ठीक है, तो अब k3b कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ काम की बात हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले। ये आपको पता भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये होता है ट्राइंगल, ये आपको पता है, ये एक कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है। ठीक है, पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करने वाले हैं वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली इस पे फोकस करेंगे। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि इसमें लगता है पाइथा होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, अगर ये आपकी है हाइपोटेनियस, ये आपका है बेस, ये आपका है परपेंडिकुलर,
तो पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब लगनी है ना। और यही मैं इस पूरे क्रैश कोर्स में समझाऊंगा कि आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट और जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ोगे ना उसमें नहीं बताएंगे इस चीज की इंपॉर्टेंस, वो मैं आपको समझाऊंगा कि देखो कहां क्लिक करेगा कि मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। तो ये था अपने जो नोट्स हैं उसका दूसरा पॉइंट ये था। तो पहला पॉइंट कवर कर दिया, दूसरा पॉइंट खत्म कवर कर दिया। अब कुछ काम की बात का तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको बात पता होती है, ठीक है ना, पर आप इसमें कंफ्यूज होगे, ठीक है। ये गारंटी से मैं कहता हूं इस चीज में कंफ्यूजन होगी 99% बच्चों को। क्या है ये कि जो तुम्हारा ये हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, ये जो चीज हम डिफाइन करते हैं ना यार, ये हम एंगल को देख के डिफाइन करते हैं। मतलब कि एक एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के बेस में ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये क्या है, मैं क्या लिखा हुआ है नोट्स में थर्ड पॉइंट वो मैं समझाता हूं। देखो कि मान लो ये ट्राइंगल है और एक यही इसी तरह का ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने कहा आपको मैं इस एंगल को देख रहा हूं, इसमें मैंने कहा मैं इस एंगल को देख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं बोलूं इसके लिए क्या हाइपोटेनियस है, क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए क्या, मतलब कि आप इस पे अगर पाइथा लगाओगे, है ना, आप इसके लिए आप वर्क कर रहे हो, तो आप अगर इस पे पाइथा लगाओगे तो किस तरह से लगाओगे, किसका कौन सी वैल्यू रखोगे। ये आप कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, नहीं। यही तो पेन पॉइंट है यार, आपको पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में कितना, कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। उसके लिए थर्ड पॉइंट है क्या, पहला पॉइंट थर्ड पॉइंट पे है ना। पहला पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट में ये लिखा कि स्लैंट वाली स्लाइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, हमेशा, ठीक है। ये एंगल मानो या ये एंगल मानो, स्लैंट वाली हमेशा हाइपोटेनियस होगी। स्लैंट मतलब ये टेढ़ी वाली, तो ये हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो ये तो भैया हाइपोटेनियस फिक्स कर दी मैंने, ठीक है। अब आओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि जिस एंगल से देख रहे हो उसके सटी हुई स्लैंट से दूसरी वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। मतलब कि मैं इस एंगल के देख रहा हूं, ठीक है, इससे सटी हुई दो साइड है, इससे सटी हुई है दो साइड है। अब इसमें स्लैंट के अपोजिट वाली जो साइड है, मतलब स्लैंट को छोड़ के जो दूसरी साइड है, भाई दो में एक छोड़ दो तो एक बची, तो इसको छोड़ दो तो ये बची इसके लिए। इसके साथ में भाई इससे सटी हुई दो साइड है, एक तो हाइपोटेनियस हो ही गई है, तो दूसरी बची क्या हुई, ये हो गई बेस। यही दूसरा पॉइंट है। ऐसे ही इसमें इससे सटी हुई, इस एंगल से सटी हुई दो साइड है, एक तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गई, तो ये कौन सी बची, ये बची आपकी बेस, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कि ये जो एंगल हैं इसके जो सामने वाला होगा, भाई तू एंगल है मान ले, ठीक है। अब तुम्हारे जो सामने तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीसरा पॉइंट है इस वाले का कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई इसके सामने ये दिख रहा है, इसे इसको इसके सामने क्या दिख रहा है, भाई ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, ठीक है ना, कि कौन सा परपेंडिकुलर कब मानना है, कौन सा बेस मानना है। इसी की वजह से कई के आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छी तरह समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है, आगे हैशटैग का मतलब मैं एक तरह से ये करता हूं कि मैं अलग टॉपिक पे पहुंच चुका हूं, ठीक है। तो के क्यूब भी बात खत्म हो गई, जो मेरे कुछ काम की बात थी वो खत्म। अब आते हैं एक अलग टॉपिक पे, ठीक है ना, जो आपकी पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो भाई देखो ये मैंने कुछ इस तरह से नोट्स बनाए हैं कि आपको ना यूं समझ में आएगा। भाई P बाय Q का मतलब क्या होता है, P बाय Q कोई रेशो है, ठीक है, ये एक रेशो है, ठीक है। अगर मैं अब एक ट्राइंगल ले लूं, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, किसके रिस्पेक्ट में ऐसे भी मान लूंगा, सर ये हो गया तो नहीं। अगर मैं ये मान रहा हूं, ठीक है, ये मानूंगा तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो मैं ये वाला ट्राइंगल मान रहा हूं अभी, और एंगल इसके रिस्पेक्ट में मान रहा हूं। अगर मैं किसी साइड का रेशियो ले लूं, साइड मतलब मान लो P बाय B ले लिया, H बाय B ले लिया, कोई भी दो साइड का रेशियो ले लूं इनमें से, P बाय B, P बाय H ले लिया, जितने भी मतलब बन सकते हैं। ये क्या है, ये है साइड्स के रेशियो, ये क्या है तुम्हारे साइड्स के रेशियो। और ये जो K ऐसे लिख रखा है ना मैंने, ये जानबूझ के लिखा है जिससे आप अट्रैक्ट हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है ना, कि आपकी पूरी कॉपी में हिंदी कहीं दिखेगी ना, वो आपको लगेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को स्ट्राइक मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैं लिखता हूं। ये नहीं कि मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है, ये मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको मतलब एक तरह से पता चल जाए कि ये चीज हिंदी में लिखी हुई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए साइड्स के रेशो। पहली बात करी मैंने रेशो, दूसरी बात करी मैंने साइड्स का रेशो। अगर इन साइड के रेशो का नामकरण कर दूं, क्या कर दूं, इनका नामकरण कर दूं,
अगर मैं इन साइड्स के रेशो का नामकरण कर दूं, मान लो इसको कुछ नाम दे दिया, इसको कुछ नाम दे दिया, इसको कुछ नाम दे दिया, ठीक है, मान लो इसका नाम राजू, इसका नाम श्याम, इसका नाम राम, तो कुछ भी नामकरण कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये तो मैं, अगर मैं इसको बोल दूं राजू, ठीक है, तो राजू किसके लिए? मेरे लिए, सिर्फ मेरे को पता है। तो दुनिया ने क्या करा, यूनिवर्सल एक चीज कर दी कि भाई इसका नाम ये चीज होगी, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, तो एक यूनिवर्सल बात हो गई। अब वो यूनिवर्सल बात जो है ना, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो कि हम आगे अब पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं, पर टॉपिक का नाम समझ में आना चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, है ना, मेरे को क्यों पढ़ना है ये चीज। तो कैसे पढ़ना है, कैसे तो अलग बात है, क्यों पढ़ रहा हूं, क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या है वो मैंने बताया आपको इस तरह से, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल मान लेते हैं, ये वाला, ये एक ट्राइंगल है। इसके एंगल में रिस्पेक्ट में बात करूं, मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। यार देखो, मैं इसको एंगल बी भी बोल सकता हूं, ठीक है, इसका भी कोई नामकरण कर दें, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में थीटा बोल देते हैं, किसी भी एंगल को अगर कोई नाम करना है तो थीटा बोल दिया, ठीक है ना, तो ये थीटा होता है। तो अगर मैं इसको नामकरण कर दूं थीटा, तो ये आसानी पड़ जाएगी, मतलब एक तरह से याद करने में आसानी पड़ जाती है, तो मैंने लिख दिया। तुम बी भी बोल सकते हो, मैंने थीटा बोल दिया इसे, ठीक है। ये क्या है इसके रिस्पेक्ट में? हाइपोटेनस। स्लैंट तो हमेशा हाइपोटेनस है, स्लैंट को छोड़ के दूसरी सटी हुई साइड बेस हो गई, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो ये हमारे ट्रायंगल का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने, ठीक है। अब मेरे को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइड के रेशियो, तो वो तो हमें पता है कि भाई साइड के रेशियो ले लो, पर उनका नाम क्या रखा, दुनिया ने क्या नाम रखा उसका, वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बताने के लिए चलो करते हैं। मान लो P/H है, तो P/H को दुनिया ने नाम दे दिया, इसे कहेंगे भैया साइन थीटा, ठीक है। जो B/H होता है ना, उसे दुनिया ने नाम दिया, इसे कहेंगे हम कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को उधर लिख देता हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये याद हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया? B/H। दुनिया ने कहा कि B/H जो भी होगा ना, उसे हम कॉस थीटा कहेंगे। दुनिया ने कहा कि अगर P/B कहीं लिखोगे ना तुम, तो उसे हम tan थीटा कहेंगे। ऐसे अगर H/P लिखा ना तुमने कहीं, तो भैया इसे तो हम कोसेक थीटा कहेंगे, कोसेक थीटा। अगर उन्होंने कहा कि अगर तुम कहीं H/B लिखोगे ना, उसे हम कह देंगे सेक थीटा, ठीक है। तुम हमेशा अपने आप ही राजू सोनू मोनू नहीं रख सकते, हमने ये नाम रख दिया, अब ये रखने पड़ेंगे। तो B/P हो गया कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नामकरण, जो किसने करा? दुनिया ने, ठीक है। ये हो गया, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नामकरण हो गए, ठीक है। कि साइन थीटा कहीं भी दिख जाए मतलब क्या होता है? P/H। कॉस थीटा कहीं भी दिख जाए मतलब B/H। B क्या है? बेस। P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है? हाइपोटेनियस। तो अगर कहीं भी कॉस थीटा दिख जाए, अगर यहाँ थीटा की जगह B लिख दूं तो B भी चलेगा। तो मैंने थीटा इसलिए नाम रख दिया जिससे ये याद रहे, ठीक है ना। B हमेशा B नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, साइन थीटा P/H कहीं भी दिख जाए। कोसेक थीटा क्या होता है? H/P होता है। अब मेरे को ये याद कैसे हुए? याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, अभी तो ट्रिक से याद कर लो, ठीक है ना। बाद में जब रेगुलरली यूज करोगे 11th में तगड़ी ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो अपने आप याद हो जाता है क्या होता है। तो अभी जो ट्रिक है वो ये है, क्या? P/B H/B। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम तो अलग ही बोलते हैं। क्या बोलता है तो? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। मतलब हम तो ऐसे बोल देते हैं, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। कोई कुछ बोलता है, पंडित बद्री प्रदास कुछ होता है, छोड़ो, ठीक है। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब इससे ये याद कैसे हो गया सर? इससे ये याद हो गया कि ये होता है साइन थीटा, कि इधर से देखो P/H साइन थीटा, ये क्या है? कॉस थीटा। B/H कॉस थीटा, ये क्या है तुम्हारा? tan थीटा। tan थीटा क्या है? P/B। अब इससे दिमाग में एक और चीज आती है कि सर इसका उल्टा ये है ना, मतलब कि P/H ये H/P है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो साइन थीटा है वो 1/cos कोसेक थीटा है, मतलब साइन और कॉस अब आपस में क्या है? उल्टे हैं। ये भी लिख सकते हैं हम कि कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा 1/sin थीटा है, ठीक है। ऐसे ही यही वैलिड है तुम्हारा कॉस और सेक में, कि सेक थीटा अपोजिट है तुम्हारा कॉस थीटा का। लिख रखा है मैंने, पूरे PDF में लिख रखा है, ठीक है ना, नीचे लिख रखा है। tan थीटा अपोजिट है कॉट थीटा के। पर एक और चीज मैंने यहां लिखी, क्या लिखी? देखो ध्यान से देखो, PDF में मैंने tan थीटा वाले पे स्टार मार्क लगाया। स्टार मार्क क्या लगाया? कि tan थीटा होता है तुम्हारा 1/cot थीटा, मैंने मान लिया। पर हाँ, एक और इसका जो
फॉर्मूला है वो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, कि अगर कहीं टेन थीटा है तो, और अगर साइन थीटा कॉस थीटा दे रखे हैं, ये बाद में मैं समझाऊंगा कब यूज करना है, अभी से याद कर लो, ठीक है। टेन थीटा कहीं भी दे रखा है तो वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होगा, मतलब कि कहीं पे वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की दे रखी है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, टेन थीटा मिल गया, ठीक है। तो वो मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, ठीक है ना, तो ये टेबल भी मैंने पीडीएफ में बना रखी है, ठीक है। अब नीचे से देखें उल्टा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो गया एच बाय पी, ये क्या हो गया तुम्हारा सेक थीटा हो गया जी, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉट थीटा हो गया जी। तो ये इस तरह से याद रह जाते हैं, ये सब मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना वो पीडीएफ में लिखा है, वर्ड भी लिखे हैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, तो इसे याद करना है, ठीक है ना। टिप्स भी होना चाहिए कि पी बाय बी, पी बाय एच, पी बाय एच, बी बाय एच, एच एच बी, एच बाय बी, तो ये तीन याद कर लो, इसके उल्टे ये है, ठीक है। और ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, एक ही बात है। ये दोनों उल्टे होते हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और ये दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। चलो वापस आ गए के क्यूब बी, कुछ काम की बात और कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, नोट्स में लिखे हैं। देखो पहला पॉइंट क्या, कि अगर तुमने कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो अगर कहीं पे उसने ये लिख दिया तो ये भी मान्य है, ये दोनों बराबर है, एक तरह से है, ठीक है ना, एक ही मतलब है दोनों का। तो ये हो गया के क्यूब बी का पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, नहीं उल्टा बोल दिया यार, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है कि कहीं पे जी लिखा है साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू थीटा, ये नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये ट्राइंगल था अपना, इस ट्राइंगल में एंगल थीटा था, इस थीटा का साइन जो होता है उसे कहते हैं साइन थीटा। ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, साइन कुछ क्वांटिटी है और उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन थीटा बन गया, तो ये नहीं है, ठीक है ना। इसी का मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये नहीं जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है ये, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको अगर थीटा कहते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है ये, तो इसको तुम ये नहीं लिख सकते भैया कि ये है साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये है कि साइन थीटा की पावर -1, ये साइन, ये नहीं है। तुम कहो कि सर ये दोनों बराबर नहीं है, तुम कहो सर जैसे ये था वैसे ये होना चाहिए, भाई पावर उसमें थी, ऐसी एक पावर इसमें है, ठीक है, कोई पावर है इसमें, तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है, इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग है, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, दिख रहा है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब अपने को पता है क्या होता है, अभी बताया था पिछला, क्या कोसेक थीटा। तो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसे कहते हैं इनवर्स, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं साइन इनवर्स थीटा, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, अब इतना समझ लो, ठीक है ना। जैसे इसको लिख देते हो वैसे इसको नहीं लिख सकते। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आता है इसका चौथा पॉइंट। देखो चौथा पॉइंट समझाता हूं, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस इसके लिए, और ये इसका परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना समझो, अभी चौथा पॉइंट समझा रहा हूं। ये होता है मतलब सबसे बड़ा क्या है, हाइपोटेन्यूस, भाई इन दोनों का स्क्वायर का सम हो रहा है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये तो भैया सबसे बड़ा बाप है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा हायर होगी इन दोनों से, ठीक है। बेस की कुछ हो, परपेंडिकुलर की कुछ हो, पर सबसे बड़ी किसकी वैल्यू होगी, हाइपोटेन्यूस की। तो ये मैंने यहां से प्रूव करा। अब मैंने बोला आपको कि साइन थीटा जो होता है, क्या होता है साइन थीटा, पी पंडित बत्री प्रसाद हरारा बोले, तो P/H, वो मैंने वो बोल दिया, पापा VDP हो गया, हाँ बेटा हमारे लिए तो ये है, तो P/H हो गया, ठीक है। ये जो है इससे छोटा होगा, ठीक है, मतलब कि अगर इस रेशो को देखें तो इस रेशो का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लें ऐसा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि मान लो 1/2, ये लेस देन 1 है, होता है लेस देन 1/2।
कोई भी मान लो 3/4 3/8 ले लो, लेस देन 1 है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें की जो डिनोमिनेटर है उसका पाला बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, वो हमेशा लेस देन 1 होगी। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो सबसे बड़ा एग्जांपल, कोई बड़ा और एग्जांपल 999 डिवाइड बाय 99999, ये हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर न्यूमरेटर का पाला जो है छोटा है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो भारी है, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसका पाला भारी है, डिनोमिनेटर का पाला भारी है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो कि लेस देन 1 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ग्रेटर देन -1 होती है, लेस देन इक्वल टू बोलेंगे हम, ठीक है। 1 भी हो सकती है अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1 1 हो गए, ठीक है, हो सकते हैं हाइपोटेन्यूज। भाई ये हाफ है, ये हाफ है और ये 1 है, आ रही समझ में बात? नहीं, मतलब कोई क्वांटिटी होके हो सकते हैं, गारंटी है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 पे, हाँ 1/√2 पे 1 हो जाएगा ये दोनों 1/√2, ये 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1, तो 1/√2 का स्क्वायर हाफ, हाफ तो हाफ प्लस हाफ 1, तो क्या हो गया ये h मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। ये जो है ये आप 12th में पढ़ जाओगे। अभी इतना पता है, इतना पता होना चाहिए कि लेस देन 1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं cos थीटा की बताओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये बताना है कि क्या वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, बस ये बताओ लेस देन 1 है क्या है, b/h। हाइपोटेनियस बड़ा होता है सबसे, इसका डिनोमिनेटर का पाला बड़ा है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसी के ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स हैं 8.1 में, ठीक है ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, जो इसका k3b का 4th पार्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, उन ट्रू फॉल्स पे चलते हैं, वो समझाता हूं। ट्रू फॉल का पहला पढ़ो, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो कैसे, tan थीटा हमेशा क्या होता है, tan a बोल दो यार, a बोलो थीटा बोलो एक ही बात है, ये होता है p/b, ठीक है। हाइपोटेनस तो कहीं आ नहीं रहा, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू छोटी हैं, ठीक है, तो मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, होगा नहीं होगा, सोचो। कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि इसकी वैल्यू ले ली हमने 3, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गई 3, और इसकी वैल्यू ले ली हमने मान लो 4, तो ये लेस देन 1 है, ठीक है जी, हो रही है। मान लो इसकी वैल्यू ले ली हमने 5, ये ले ली हमने 4, क्या ये लेस देन 1 है? नहीं, तो मतलब कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। अगर परपेंडिकुलर और बेस ये है, ठीक है, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम में भी फॉलो होगा। क्यों? पाइथागोरस होती है h² बराबर p² प्लस b², तो इन दोनों में कुछ रख दो, इसकी वैल्यू जो आएगी वो तो मानेंगे ही हम, इसमें कोई दिक्कत कोई है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई, भैया ये तो लेस देन 1 नहीं बन रहा, ये तो ग्रेटर देन 1 बन रहा है। 5/4 क्या हो गया, 1 पॉइंट कुछ कुछ, तो मतलब ये पहला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसे दिमाग लगाना है, ट्रू फॉल्स को रटना नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा 4th नंबर पॉइंट से। दूसरा, sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या किसी एंगल a के लिए? सोचो, sec a, भैया sec a क्या होता है? sec थीटा होता है तुम्हारा, sec थीटा क्या होता है? h/b। हाइपोटेनस का पाला बड़ा होना चाहिए जी, हाइपोटेनस का पाला बड़ा है, 12/5 है, ठीक है। मतलब कि अब पाइथागोरस भी लगा के देखें, मैंने कहा था ना पाइथागोरस काम आएगी, पाइथागोरस हमेशा काम आएगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पता भी नहीं चलेगा कब काम आ रही है। तो मतलब कि पाइथागोरस को तो याद रखो, तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, तो भैया दिमाग में एक तरफ ये बना के रख लो कि पाइथागोरस तो याद आएगी, पाइथागोरस तो लगानी है ही, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएं तो h² बराबर p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है, 12 का स्क्वायर बराबर p² क्या होगा तुम्हारा, p² कुछ होगा और तुम्हारा 5 का स्क्वायर। हाँ, इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी p की, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं अपने को, ये हम हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है। तो पाइथागोरस भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ट्रायंगल के लिए है, और ये हाइपोटेनस का पाला भारी होता है, ये भी इसमें प्रूव हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा वाला देखें, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ a। हाँ, मतलब ये तुम्हारा यार एक तरह से बेसिक बात है कि साइन को साइन ई कहते हैं, SINE बोलते हैं, ठीक है ना। cos को कोसिकेंट कहते हैं, tan को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, cos को कोसाइन बोलते हैं, तो ये गलत है, cos को कोसाइन बोलते हैं और कोसेक को कोसिकेंट बोलते हैं, तो ये 3rd नंबर गलत है, ठीक है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a है भैया क्या? नहीं है। sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि sin थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इसका समझो मतलब, मतलब ये है कि क्या ये हो सकता है क्या ट्रू फॉल्स का?
तो साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा की रेंज क्या होती है? 1 से कम होता है, ये तो 1 से ज्यादा है। 4/3 क्या है? 1 पॉइंट कुछ कुछ है, तो ये 5th स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो ऐसे ये ट्रू फॉल्स खत्म हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो पीडीएफ में आगे बढ़े। पीडीएफ में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पीडीएफ दे रखी है क्योंकि मैं यहाँ ना लिखूं, टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन ए बराबर 3/4 दिया है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज नंबर 8.1। साइन ए बराबर क्या दिया अपने को? 3/4 दिया है जी। इसने बोला जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमने पढ़े हैं, क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन छह की वैल्यू निकाल दो भैया इससे। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो आंसर को पढ़ो, पीडीएफ को पढ़ो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जानते हैं तो हम बाकी सबकी पता कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। तो इस बात को रट लो। इस बात को क्या रटना है अपने को? कहीं से भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता चल गया तो हमें सारे पता चल जाएंगे। इसको एक बार फिर बोलो, अपने मन में बोलो इसे, ठीक है ना। कहीं से भी एक पता चल गया तो सारे पता चल जाएंगे, इसको दिमाग में रखो। अब देखो कैसे पता चलेंगे, उसके लिए अब आए सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या है? कोई भी मान लो ट्राइंगल है, ये इसका एंगल है, मान लो ये ए है, तो ये क्या होता है? बस अब आ गई ना बात, अब आ गया पिछली चीज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे? इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला 3, हाइपोटेनियस तो सलैंट होता है, ये 4 है। तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। सर ये कैसे पता चलेगा? सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें पाइथागोरस से। तो मैंने कहा ना, जब कुछ नहीं याद आता तो पाइथा याद आता है, ठीक है ना। तो पाइथा तो हमारे दादाजी हैं, इन्हें तो याद रखना पड़ेगा। क्या है पाइथा? पाइथा हमारे दादाजी हैं जी, इन्हें तो याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक दिमाग में मैंने फिक्स कर रखा है कि भैया पाइथा तो लगेगी। तो अब 3 और 4 ये पता है, तो पाइथागोरस लगाएं तो h² बराबर p² प्लस b²। h क्या है? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। p क्या है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस b का स्क्वायर, तो b² हो गया तुम्हारा 16 में से 9 हो गए 7, तो b बराबर हो गया तुम्हारा +√7 एंड -√7। साइड की वैल्यू कभी से नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कोई बोलूंगा कि ये -√7 है, नहीं, तो ये तो हमारा क्या खत्म। तो b की वैल्यू क्या आ गई? √7 आ गई। ओके, तो हमें बेस पता चल गया, √7 होता है जी, इतना पता चल गया। हमें क्या निकालना है? साइन पता है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें बतानी है मतलब। तो देखो ये क्या होता है? b/h। b क्या है जी? √7 है जी। h क्या है जी? 4 है जी, तो ये पता चल गया। p/b क्या है? p क्या है हमारा? 3 है जी। b क्या है जी? √7 है जी। निकल जाएंगी क्या सारी भैया? निकलेंगी। तो मैंने क्या बोला? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर लो, सारी पता चल जाएंगी। तो ये मैंने इस वाले सवाल से प्रूव कर दिया कि सारी की सारी पता चल जाएंगी। अब देखो भाई, आ जाओ नोट्स पे। नोट्स पे आए तो इस क्वेश्चन के बाद एक चीज बोली है मैंने कि अगर हमें यहां से इन सब की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, मान लो हमें साइन वाइन सब वैल्यू पता चल गई। साइन की वैल्यू पता है 3/4, तो साइन है क्या अपना? साइन है तो हमें क्वेश्चन में दिया है 3/4। साइन पता है जी, कॉस पता है जी, टेन पता है जी, कोसेक पता है जी, सेक पता है जी, कॉट पता है। कहीं से तुमने मान लो कोई और रैंडम एग्जांपल लें, ठीक है, कहीं से तुम्हें वैल्यू दी मैंने ए की, कहीं से वैल्यू दी मैंने बी की, ठीक है, और मैंने तुमसे बोला भाई a + b करके दिखाओ, कर दोगे? ठीक है। कहीं से मैंने तुम्हें वैल्यू दी सी की, कहीं से मैंने वैल्यू दी 4 की, 4 कह रहा हूं डी की, c/d करके दिखाओ। भैया कुछ रॉकेट साइंस है क्या c/d करना? नहीं है, तुम्हें वैल्यू पता है, ठीक है। कहीं से मैंने वैल्यू राम की दी, कहीं से मैंने श्याम की दी, मैंने कहा राम बटे श्याम करो, तुम कर दोगे बहुत आराम से। ऐसे ही देखो, अब अगर तुमसे बोल दो मैं sin² a + cos² a कर दो, तो क्या तुम कर दोगे? भाई साइन की वैल्यू पता है तुम्हें, कॉस की वैल्यू तुम्हें पता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जोड़ दो। रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है। मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बोला मैंने कि अगर कहीं से तुम्हें बोल दे कि ये चीजें करो, देख रहे हो नोट्स में, ये चीजें करो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भैया वैल्यू पुट कर दो। इससे बड़ा क्या लोगे? इससे आसान क्या लोगे? तो इसी कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी का नंबर एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एक्सरसाइज 8.1 का 1 2 3 4 5 7 8 9 सब इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब भैया कैसे बेस्ड है? आपने बोल तो दिया, एक बार दिखा दो। चलो दिखा देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, tan a की वैल्यू दे रखी है, बोल दिया सारे बताओ।
सेम सवाल है भैया, tan A बराबर होता है P बाय B, निकल गया P और B पता है, H निकल जाएगा इससे, हो गया सवाल। एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं 2 नहीं बोला था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 3। भैया 29 और 21 दे रखे हैं हमें, ठीक है जी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे सर इसमें तो सर कुछ बताया ही नहीं सर इन्होंने तो। अरे क्यों नहीं बताया यार, बहुत आराम से पता चलेगा। क्या लगाओगे हम, पाइथा लगाएंगे तो हाइपोटेनस, दिमाग में सोचो, ठीक है ना, पेन मत उठाओ, दिमाग में सोचो। भैया हाइपोटेनस निकल जाए, परपेंडिकुलर निकल जाएगी इसमें, तो निकल गई, वैल्यू रखेंगे ए भाई, कहीं से इसकी पता चल गई, इसकी पता चल गई, दोनों को ऐड करना है, खत्म, दोनों को माइनस करना है, खत्म, सवाल उड़ गया। अब आओ, और कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। भैया इन्होंने बोला कि sin A इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 कर दो। अच्छा जी, tan A की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, tan A दे रखा है भाई, देखो तुम्हें यहाँ पे देखो समझो, tan A बराबर 1 दे रखा है, मतलब ये 1 बाय 1 है, P पता है जी, B पता है जी, H निकलेगा क्या, निकलेगा किससे, पाइथा से, पाइथा से H निकल गया, H निकल गया, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है, कहीं पे भी एक बात समझ लो, कहीं पे भी वेरीफाई प्रूफ आ जाए, क्या करना होता है, एक बात गोटा मार लो, गोटा मार लो मतलब GML हम बोलते हैं जी, गोटा मार लो, याद कर लो, रट लो। कहीं पे भी वेरीफाई आ जाए, कहीं पे भी प्रूफ आ जाए, क्या करना होता है, सिंपल, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि पहले LHS को सिंपलीफाई करो, वो इक्वल टू RHS आ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, RHS इक्वल टू LHS भी कर सकते हो, पहले RHS को सिंपलीफाई कर दो, LHS के बराबर कर दो, या थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो, दोनों को बराबर कर दो। तो मतलब कहीं भी वेरीफाई आ जाए, कहीं भी प्रूफ आ जाए, LHS बराबर RHS करना है और कुछ नहीं करना, इसको तो मतलब रट लो, कहीं भी दिखाए वेरीफाई प्रूफ और ये LHS बराबर RHS, और कुछ नहीं आता दिमाग में मेरे, ठीक है। तो ये आया वेरीफाई 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, ठीक है, tan A की वैल्यू दी थी, sin A cos A निकल गया, LHS सिंपलीफाई होगा, sin A इंटू कॉस A की वैल्यू रख दो, sin A और cos A की वैल्यू रख दो, इंटू 2 कर दो, सिंपलीफाई करोगे ना, गारंटेड बन आ जाएगा। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। अब आते हैं अगले, मैंने बोला भाई एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भैया। ओहो 2 साइड दे दी, तीसरी निकलेगी, किससे निकलेगी, पाइथागोरस से, ठीक है, sin A cos A निकल जाएगा, बहुत आराम से निकलेगा भैया। कोई भी दिक्कत है ना यार बोल देना, मतलब तुम कमेंट में लिख देना, और मैं गारंटी से कह रहा हूं दिक्कत आएगी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के बनाई है पूरी PDF। 1 2 3 4 5 7 8 9, चलो 2 tan A माइनस कोटा, tan P माइनस कोटा निकालना है, सेम यही सवाल है, ठीक है। तीसरी साइड निकलेगी, tan P पता चल जाएगा P बाय B से, कोटार पता चल जाएगा। थर्ड सेम सवाल। फोर्थ 15 कोटे बराबर 8, सर ये क्या दे दिया, 15 इंटू कोटे बराबर 8 दे दिया सर, ये तो बताया ही नहीं होगा सर, ये तो छोड़ दो, छोड़ो चलें सर, ये कैसे होगा, अब इसको लिख सकते हैं कि हम कोटे इक्वल टू 8 बाय 15 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा B, ये क्या हो गया तुम्हारा P, H निकलेगा, पक्का निकलेगा, आंसर आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। फिफ्थ सेम सवाल, फिफ्थ के बाद क्या था तुम्हारा, फिफ्थ के बाद था 7 8 9, 7, ओहो सर इतना बड़ा कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालना साइन की, इसमें रखना आंसर आ जाएगा, कॉस की निकालना इसमें रखना आंसर आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी ऐसे हो जाएगा। कॉट स्क्वायर करना है यार, कॉट दे रखा है, स्क्वायर करना है, मतलब हद है इसकी। 8 नंबर सवाल अभी बताया इसकी तरह है। 9 नंबर सवाल बहुत ज्यादा आसान है यार, मतलब बस वैल्यू निकालो, पुट कर दो, कुछ ही नहीं करना, ठीक है। 9 के बाद कौन सा है, बस 9 तक, चलो 9 तक तो मैंने इतने सब में खत्म कर दिया, और 9 के बाद 11 तो मैंने बता ही दिया ट्रू फॉल्स। चलो अब एक और सवाल कर लेते हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दें। एक सवाल से हो जाएगी एक्सरसाइज खत्म, नहीं एक और सवाल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी शायद जी, मेरे को तो नहीं पता जी, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्राइंगल POPQ राइट एंगल POP इतना, अच्छा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपने। OPQ एक ट्राइंगल दिया है जिसमें कि राइट एंगल एट P है, P पे राइट एंगल है, ओके। तो ये वो मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो तुम यार, इसे वो मान लो, इसे क्यों मान लो, बस P पे राइट एंगल होना चाहिए, इतना बोला है क्वेश्चन ने, ओके। OP की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 7, वाह OP एंड OQ माइनस OP। भाई देखो
एक बात और दिमाग में रख लो कि हमेशा जो दिया हुआ है ना उसको लिखना होगा। मतलब कि हमें ओपी दे रखा है, मतलब अगर आगे का बोला है वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, क्यू को मानना है ना हमें, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर, तो मतलब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर पी, पी है एक और, हाँ परपेंडिकुलर को पी बोल दिया हमने अगर मान लो, तो 7 सेंटीमीटर। ये क्या वैल्यूज हैं, ये हमें गिवन है, समझ में आ रही मेरी बात, ये गिवन है, हमेशा गिवन लिखो, दिमाग में रह जाएगा एक बार, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या निकालना है जी, साइन क्यू एंड वैल्यू, तो टू फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, क्यों भैया तुम पूरी जायदाद निकलवा लो चलो साइन क्यू और कॉस क्यू। अब आती है आगे की बात कि इसे सॉल्व कैसे करना है भैया, ठीक है। पहले तो अगर दूसरी साइड दे देता, दो साइड दे देता, तो हम तीसरी निकाल लेते पाइथागोरस से। अब भी पाइथा की काम आएगी, देखो पाइथा क्या कहती है, पाइथा जी ये कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसको देखो, इसमें से वैल्यू निकाल लो किसी की भी एक के टर्म में, 1 प्लस पी क्यू, इसको यहां पे रख दो, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसे जी, इसे 7 स्क्वायर 49 बोल सकते हैं क्या जी, इसे पी क्यू का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या जी, वो तो बोल ही रहे हैं। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगा रहे हैं, पाइथा लगा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा कॉन्सेप्ट, जब भी अजीब क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए क्या लगाना है, पाइथा लगानी है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, आंसर लाने से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है। किसको खोलें, और 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर उड़ गया जी। तो यहां से हमारा पी क्यू क्या आ गया 48/2, 48/2 हो गया तुम्हारा 24, पी क्यू पता चल गया, ठीक है। तो पी क्यू क्या आ गया हमारा 24, और ओ क्यू क्या था 1 प्लस पी क्यू, मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 25। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। हो सर साइन थीटा कैसे निकलेगा, अब साइन क्यू कैसे निकलेगा सर, बेटा वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बता दे क्या परपेंडिकुलर क्या है, 25 नहीं 7/25। सर कॉस क्यू कैसे निकलेगा फिर, वो होता है b/h। अच्छा सर b क्या है, b है हमारा 24 बेटा, h क्या है बेटा 25 है, तो दोनों आंसर निकल गए। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ खत्म हो गया। कुछ ना समझ में आए तो क्या लगेगी, पाइथा लगेगी बस। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर नीचे एक बात लिखी मैंने, क्या इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बात, ठीक है। चलो जी 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल है सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू है, और हमें प्रूफ करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ऊपर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये याद रखना है, क्या याद रखना है वो भी बताऊंगा अभी। चलो तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन देखें, तो गिवन हमें दिया है कि 2 एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और बोल रखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू तो क्या है, एक्यूट है जी, ठीक है, और साइन बी किसके बराबर है जी, साइन क्यू के बराबर है जी। ओके जी, प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आती है, कैसे करेंगे, ठीक है, एक तरह से थ्योरम है ये जिसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ मानते हैं मतलब कि भाई जो दिया हुआ है उसको एक तरह से विजुअली हम डिस्क्राइब करेंगे, विजुअली देखेंगे क्या है। तो मान लो 2 ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी है मान लो, ये पी क्यू आर है मान लो, हमें बोल रखा है एक्यूट है, जी एक्यूट है, जी एक्यूट है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा इन्होंने बोला कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, ये बोल रखा है जी, हमने खुद नहीं बोला। साइन बी बराबर साइन क्यू है तो कैसे होगा, साइन बी साइन ऑफ बी, साइन मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी के लिए, एसी। ये समझ में आ रहा है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, आगे वाली सामने वाली एसी, हाइपोटेनियस क्या, हमेशा स्लैंट ए बी। ये किसके बराबर हुआ, साइन क्यू, क्यू का साइन क्या है परपेंडिकुलर पी आर, हाइपोटेनियस पी क्यू, इसको ये है और साइन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और दोनों बराबर है। यहां तक समझ में आ रही है सर, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, दोनों को नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये है हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल का, ये हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का,
इन दोनों को भी एक साथ ले आते हैं भाई, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया है, बस और कुछ नहीं करा है, अपने आप मजे में साथ नहीं लाए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया इससे, कर सकते हैं भाई। दो परपेंडिकुलर का रेशो और दो हाइपोटेनियस का रेशो बराबर हो रहा है, अगर कहीं से बेस का रेशो ये इसके बराबर हो जाए तो हम कहीं से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं सर, है ना। तो मान लो ये के है, अभी तो कोई रेशो को अगर के मान ले तो कोई दिक्कत होती है क्या, नहीं होती। चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये के है, हमें बेस का सोचना है, बेस क्या है, बेस एक बेस है बीसी, और बीसी को हम बेस को क्या लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस आ गई वापस, और बेस को हम लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो यहां लिखें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, तो बीसी क्या होगा, एच स्क्वायर है रूट एवर ए बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज ए सी का स्क्वायर। ओके सर, ये बेस निकल गया। क्यू आर निकालें, तो क्यू आर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अभी तक सिर्फ बेस लिया है हमने, दोनों बेस की वैल्यू निकाल दी। ओके, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको रेशो चाहिए हमें, तो रेशो ले लेते हैं भाई, रेशो तो बराबर करना है, तो बी सी बाई क्यू आर लिखा हमने, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू, दिख रहा है ना, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये मैंने उसमें भी लिख रखा है पीडीएफ में, इसको देख लेना अगर यहाँ देखे अभी तो, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ कर लेता हूँ, चलो इसके आगे यहाँ है भैया। अगर हम एक बात करें दिमाग वाली, क्या जी, कि ये दोनों के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि ए सी बाय पी आर जो है वो के बराबर है, एंड ए बी बाय पी क्यू भी के बराबर है। ओके, तो ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, के टाइम्स पी आर, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, के टाइम्स पी क्यू, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इनको इसमें रख देते हैं, चलो स्क्वायर रूट में रख दें, तो बी सी बाय क्यू आर जो बन रहा है हमारा, देख रहे हो, बी सी बाय क्यू आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अब ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या निकाला हमने, के टाइम्स पी क्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या निकाला, के टाइम्स पी आर, तो अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो पी आर स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, इसमें से के स्क्वायर कॉमन लिया और उसका रूट लगाया तो के बन गया वो, भाई देखो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर काट दिया तो के बन गया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, तो के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बन गया। क्या ये दोनों कटते हुए दिख रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, के ही किसके बराबर है यहाँ पे, इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, ये बी सी बाई क्यू आर के ही बराबर है, ये बन गया जी। मतलब ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल पी आर क्यू के लिए ये बराबर है। तो हम सिमिलैरिटी से कह सकते हैं, सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से, कि ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, और इसी की सिमिलैरिटी की थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ रखा है। ये क्या होता है, एच पी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। और अभी आपने पीडीएफ में एक चीज देखी होगी, नीचे लिखी हुई है बड़ी बड़ी कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीटेड। मतलब अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 को निचोड़ लिया है। अब उसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 छोड़ो तुम, उसी के मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आएंगे गारंटेड कर लोगे, ठीक है। तो अभी तक का इतना सिलेबस खत्म हो चुका है।